हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद ये पंप के फेलियर्स के क्या-क्या रीजंस हैं, रियल कॉजेज़ क्या हैं और हम कैसे पंप फेलियर बचा सकते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो एक बार शुरू करते हैं पंप फेलियर के बारे में। इसमें सबसे पहले हम समझें रियल कॉजेज़ ऑफ पंप हाइड्रोलिक पंप फेलियर। Pump क्या है? The pump is the heart of any hydraulic system. So when anything goes wrong in the system, it is usually the pump that gets blamed. जैसे हम लोग के शरीर में हार्ट होता है और कुछ भी प्रॉब्लम आता है सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, शरीर में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसमें बोलते हैं कि हार्ट का इश्यू है। वैसे ही हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप जो है हाइड्रोलिक सिस्टम का हार्ट है। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हम लोग पंप के बारे में बोलते हैं कि पंप डैमेज हो गया, पंप में कुछ प्रॉब्लम है। अब आते हैं कि पंप का डैमेज होने के कारण कारण क्या है? फेल्योर के कारण क्या है? टिपिकली 90 to 95% ऑफ द पंप फेल्योर कैन बी एट्रिब्यूटेड टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। इसमें क्या है? एरिएशन है, कैविटेशन है, कंटामिनेशन है, एक्सेसिविटी है, ओवर प्रेशर है, इम्प्रॉपर फ्लूइड है। अब आते हैं एरिएशन। एरिएशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स बबल ऑफ एयर इन ए सिस्टम्स हाइड्रोलिक फ्लूइड। माने एयर बबल्स का प्रेजेंस ही हाइड्रोलिक सिस्टम में और उसका फिर डिस्पर्स होना डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे एरिएशन का रीजन है। अब क्या होता है जब सिस्टम में एयर पार्टिकल्स एयर बबल्स आता है तो ये इम्प्लोज आता है, इम्प्लोजन होता है। इम्प्लोजन मतलब विस्फोट होता है। एन इम्प्लोजन इफेक्ट्स occur when the compressed air bubbles are subjected to system pressure at pump outlet. पंप आउटलेट पे जाते हुए हाई प्रेशर पे जाके ये एक्सप्लोड होता है। एक्सप्लोड होने से क्या होता है? दिस implosion can cause metal to be removed from the pressure plates, wear plates, etc. near the implosion point and result in extremely high local temperature. जब ये implode होता है तो क्या होता है? मेटल को हटाता है, जैसे पिटिंग टाइप का होता है, मार के मेटल को निकाल देता है। उसमें क्या होता है? प्रेशर प्लेट्स, वियर प्लेट्स को मटेरियल को हटाता है। इससे क्या होता है कि लोकल हीट जनरेट होता है, टेम्परेचर जनरेट होता है। पंप एरिएशन मेक्स अ लाउड क्रैकलिंग नॉइज लाइक मार्बल्स बीइंग पम्प्ड। ऐसा आवाज होता है जैसा कि उसमें छोटे-छोटे पत्थर को पंप कर रहा है, पंपिंग एक्शन में पंप कर रहा है। द नॉइज इज हायर एट पिच एट हायर प्रेशर। हायर पिच होता है जब प्रेशर हाई रहता है, तो लोअर प्रेशर पे लोअर पिच होता है। एक्सेसिव एरिएशन मेक्स द फ्लूइड लुक मिल्की। बाय चांस आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड मिल्की दिखने लगा तो उसमें एक्सेस एयर आ गया है। इट आल्सो कॉजेज कंपोनेंट्स टू ऑपरेट इरेटिकली बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द एयर ट्रैप्ड इन द फ्लूइड। ऐसे अगर मान लिया आपका सिस्टम में का बिहेवियर इरेटिक हो रहा है, कोई सिलेंडर ऑपरेट होने में रुक रुक हो रहा है या फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, तो समझिए कि उसमें आपका एयर ट्रैप हो गया। और एयर चूंकि कंप्रेसिबल है इसलिए जब कंप्रेस होता है तो फास्ट होता है, जब कंप्रेस नहीं होता है तो नॉर्मल होता है। पॉसिबल वेज दैट एयर कुड बी सक्ड इनटू द पंप आर द फॉल्टी शाफ्ट सील एंड लीकी इनलेट जॉइंट्स। इसके रीजन क्या है? आपका जो मैकेनिकल सील आता है पंप के साथ, अगर वो फॉल्ट हुआ है, फॉल्टी हुआ है, लीकेज वाला है, या आपका जो इनलेट जॉइंट्स हैं, जो टैंक से पंप तक आया हुआ है और उसमें कहीं लीक होगा तो एरिएशन के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी कहीं सील में लीकेज दिखता है उसको शाफ्ट सील को लीकेज अरेस्ट करना है और इनलेट जॉइंट्स जो भी हैं उसका आपको लीकेज चेक करना है। लीकेज चेक करने का सबसे सही तरीका है सॉफ्ट बबल से चेक कीजिए। सॉफ्ट बबल्स डालेंगे तो बुझबुझाहट वहां से खींच लेगा, या अगरबत्ती को जला के ले जाइए, वहाँ का जो स्मोक है, स्मोक को खींचने लगता है, समझिए कि यहाँ पे लीकेज हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं कैविटेशन। कैविटेशन में क्या होता है? A localized gaseous condition within a liquid stream which occurs when the pressure is reduced to the vapor pressure. Localized gaseous conditions होता है with liquid stream के साथ, liquid stream के साथ which occurs when the pressure is reduced to the जब system pressure वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। सिस्टम प्रेशर नहीं, सक्शन वाला प्रेशर जब वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तब। Cavitation occurs when the fluid does not entirely fill the existing space. Entire space है जिसमें अगर फ्लूइड बराबर नहीं भरा है तब भी कैविटेशन होगा। द नॉइस फ्रॉम कैविटेशन इज सिमिलर टू दैट हर्ड फ्रॉम एरिएशन। एरिएशन से जो नॉइस होता है वो भी कैविटेशन में भी होगा। कैविटेशन कैन बी कॉज्ड बाय ओवर स्पीडिंग ऑफ द पंप, restricted or excessive long intake line, fluid viscosity that is too high। ये कैविटेशन के 3 रीजन है। ओवर स्पीडिंग ऑफ द पंप को बहुत ज्यादा स्पीड में चला दिया तो जो सक्शन जिसके लिए डिजाइन किया हुआ पता लगा उसमें ऑयल भरा नहीं तो कैविटेशन हो जाएगा। या जो रिस्ट्रिक्शन है इनलेट लाइन में, या इनलेट लाइन आपका बहुत ज्यादा लंबा है, या फ्लूइड विस्कोसिटी इज टू हाई, फ्लूइड विस्कोसिटी एज पर रिकमेंडेशन नहीं है तो क्या होगा? फ्लूइड का फ्लो नहीं होगा, फ्लोबिलिटी नहीं होगी तो जाके आपका कैविटेशन हो जाएगा। ये मेन रीजन है कैविटेशन के। अभी आते हैं थर्ड, ये है कंटामिनेशन। एनी मटेरियल फॉरेन टू हाइड्रोलिक फ्लूइड दैट हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस इन ए सिस्टम। फ्लूइड जो हाइड्रोलिक फ्लूइड को छोड़ के उसमें कुछ भी फॉरेन मटेरियल है
दैट इज़ कंटामिनेशन। कंटामिनेंट्स कैन बी सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड और गैसेज़, कुछ भी हो सकता है। सॉलिड पार्टिकल्स हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। लिक्विड मतलब कुछ मिक्स हो गया, जैसे वाटर मिक्स हो गया, रिकमेंडेड वैल्यू से ज़्यादा हो गया। सॉलिड पार्टिकल्स में डस्ट आ गए, आयरन पार्टिकल्स आ गए, या कहीं से हौस के टुकड़ा आ गया, या कोई गैसेस मिक्स हो गई। मोस्ट कंटामिनेंट्स कॉज एन एब्रेसिव एक्शन इन द क्लोज मेटिंग टॉलरेंस बिटवीन द कंपोनेंट्स। कंटामिनेंट्स होता है जो भी रोटेटिंग पार्ट्स है, जो क्लोज टॉलरेंस में है, अगर उसके बीच में आएगा तो क्या करेगा, उसको एब्रेशन एक्शन शुरू होगा, उसको छीलना शुरू कर देगा। दिस रिजल्ट इन एक्सेलरेटेड वियर एंड टियर। इसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि फास्ट वियर एंड टियर होता है, पंप की लाइफ कम हो जाती है। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, एक्सेसिव हीट। अगर सिस्टम में एक्सेसिव हीट जनरेट हो गया तब भी आपका पंप डैमेज हो जाएगा। उसका रीजन क्या, थर्मल कंडीशन अबव स्पेसिफाइड लिमिट कॉजिंग फ्लूइड विस्कोसिटी टू बी अफेक्टेड। थर्मल कंडीशन जो है स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है तो वो थर्मल कंडीशन जनरेट होगा, थर्मल इफेक्ट से फेल होगा। एंड एक्सट्रीम system duty cycle, aeration, cavitation, overpression and contamination are all factors that contribute to excessive heat। इसमें excessive heat के लिए क्या-क्या है? एरिएशन जैसा कि बताया, कैविटेशन भी है, ओवर प्रेजेशन है एंड कंटामिनेशन है। ये सब एक्सेसिव हीट को जनरेट करते हैं। एक्सेसिव हीट इन टर्न्स एक्सेलरेट ऑक्सीडेशन इन द सिस्टम डिटोरेटिंग इट्स विस्कोसिटी। एक्सेसिव हीट क्या है? ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, इससे क्या है कि विस्कोसिटी को डिटोरिएट कर देता है। दिस क्रिएट्स चेन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है, ऑयल डिमल्सिफाई हो रहा है, ऑयल फट जाएगा, ऑयल में देखने में बेकार लगेगा, सब एक्सेसिव हीट से होता है। ऑयल का कलर चेंज हो जाएगा। Therefore, the root cause of excessive heat must be eliminated in order to effectively cure the problem। इसलिए सिस्टम को एक्सेसिव हीट जब जनरेट हो रहा है, उसको रूट कॉज को पकड़ना है और उसको एलिमिनेट करना है, जिससे कि आपका सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर सके। जनरली आप देखते होंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम में टेम्परेचर भी मेंशन रहता है, 30 डिग्री से लेकर 55 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर मेंटेन करना है। क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उससे क्या होता है, विस्कोसिटी कम हो जाती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी कम होने पे क्या होता है, फ्लोबिलिटी कम हो जाएगी। फ्लोबिलिटी कम हो जाएगी तो आपका कैविटेशन शुरू हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, फ्लूइड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो फ्लो ज्यादा हो जाएगा और लीकेजेज जो बढ़ जाएंगे, जिससे ऑयल गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं इम्प्लोजन पे। सडन वायलेंट इनवर्ड कोलैप्स। ये इम्प्लोजन में क्या होता है, सडन वायलेंट इनवर्ड कोलैप्स। कुछ भी पार्टिकल्स आके सडन इम्प्लोड हुआ, एयर बबल्स वगैरह जो भी है उसमें इम्प्लोजन होता है। Implosion of air bubbles when subjected to hydraulic system pressure can cause severe pump damage। एयर बबल्स अगर जाके सडन इम्प्लोज होता है तो हाइड्रोलिक सिस्टम को फेल करता है, सेवियर पंप डैमेज हो जाता है, पंप रिप्लेस करना पड़ेगा। ओवर प्रेशराइजेशन, सब्जेक्टेड टू ए पंप ऑपरेटिंग प्रेशर ग्रेटर देन दोज फॉर विच इट वाज डिजाइन। मान लो पंप अगर 150 बार 160 बार के लिए डिजाइन है, आप उसको 200 बार पे चला रहे हैं, 180 बार पे चला रहे हैं, तो पंप को आप पंप प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं, मतलब ज्यादा प्रेशर पे डाल रहे हैं। ज्यादा प्रेशर पे क्या होगा, उससे एक्सट्रीम फोर्सेस जनरेट होगा। एक्सट्रीम प्रेशर जनरेट्स वेरियस इंटरनल कंपोनेंट्स एंड कैन रिजल्ट ए प्रीमेच्योर फेल्यूर। तो उसमें पार्ट्स आपके प्रीमेच्योर फेल हो जाएंगे और पंप फेल हो जाएगा। आदमी के साथ भी होता है, अगर आप ज्यादा प्रेशर देकर रखेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। सेम कंडीशन है पंप के साथ भी है। अभी आते हैं नेक्स्ट विस्कोसिटी पे। अभी विस्कोसिटी क्या है, हर एक पंप जब डिजाइनर डिजाइन करता है तो एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी के लिए इसको डिजाइन करता है और रिकमेंड करता है कि इस पंप में यही ऑयल आपके लिए सुटेबल है, आपको यही ऑयल चलाना है, उसको आपको चेंज नहीं करना। अभी जैसे विस्कोसिटी क्या, विस्कोसिटी द मेजर ऑफ फ्लूइड्स इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लूइड्स का जो इंटरनल फ्रिक्शन है जो इसको फ्लो होने से रोकता है, दैट इज विस्कोसिटी। हायर दैन रिकमेंडेड विस्कोसिटी इन द केस ऑफ वेरी कोल्ड ऑयल में कॉज पंप कैविटेशन। रिकमेंडेड विस्कोसिटी से ज्यादा विस्कोसिटी का ऑयल लिए हैं अगर टेम्परेचर कम है इन द कोल्ड ऑयल, बिकॉज पंप कैप्स में क्या होता है, पंप का कैविटेशन बढ़ जाएगा। लोअर देन रिकमेंडेड विस्कोसिटी कैन कॉज इंक्रीज इंटरनल पंप लीकेज एंड अकम्पनिंग हीट। अगर आपने वो कम विस्कोसिटी का लिया तो इंटरनल लीकेज बढ़ जाएगा, पंप का बढ़ जाएगा, और बढ़ने से क्या हो जाएगा, हीट जनरेशन शुरू हो जाएगा। देयरफॉर फ्लूइड of the recommended viscosity level to which the manufacturer has added appropriate additives is one key to longer pump life। इसलिए recommended viscosity का ऑयल यूज करना है, और जो एडिटिव्स मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है वही आपको यूज करना है। जैसे कभी-कभी जो हीट रेजिस्टेंस वाला एरिया है उसमें वाटर ग्लाइकोल डालते हैं, तो वाटर ग्लाइकोल ही यूज करना है। अगर आप 46 नंबर ऑयल यूज करने के लिए बोल रहे हैं तो 46 नंबर ही ऑयल यूज करना है। 68 बोलता है तो 68 ही यूज करना है, पंप का लाइफ अच्छा चाहिए तो। अभी हमने कुछ फोटो लिया है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए
वेन पंप फेल्योर, एक्चुअली आज मैं वेन पंप फेल्योर के बारे में डिस्कस करूंगा। स्क्वायर पंप बॉडी सरफेस स्कोरिंग लेफ्ट पार्ट शोज टिपिकल स्कोरिंग। ये देखिए टिपिकल स्कोरिंग दिखा रहा है। टिपिकल स्कोरिंग इट कैन बी ड्यू टू पंप सीजियर और कंटामिनेशन बिटवीन द रोटर एंड सरफेस। पंप सरफेस ये दिखा रहा है, ये देखिए। नेक्स्ट, resurfacing requirement. The body of the left is scored badly enough to require surfacing. देख रहे हैं ज्यादा हुआ है तो इसको सरफेस वो करना पड़ेगा, सरफेसिंग करना पड़ेगा। द पंप बॉडी सरफेस ऑन द राइट however has no depth of score. The treatment color has worn up. इसका केवल कलर गया है लेकिन ये उतना डैमेज नहीं हुआ है। बॉडीज इन दिस कंडीशन कैन बी, इसको हम यूज कर सकते हैं, सफाई करके यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये ज्यादा डीप है, ये डीप नहीं है। प्रेशर प्लेट का है। साइन ऑफ पंप एरिएशन बिकॉज एयर इज compressively and bubbles trapped between veins of a pump are violently imploded when subjected to outlet pressure. If an air imploded bubble is near a pump surface, the release can remove the material. This leaves cavitation types of mark particles. The particles on the metal blasted away from the fine contamination that can cause wear and scoring of the pressure plate and मेटिंग स्कोरिंग सरफेस। उसका ये फोटो है। सिवियर एरिएशन डैमेज, एरिएशन का डैमेज देखिए कैसा होता है। द प्रेशर प्लेट ऑन द लेफ्ट सफर्ड सिवियर डैमेज फ्रॉम एरिएशन। एरिएशन देखिए कैसा डैमेज हुआ है। बियॉन्ड रिपेयर, ये रिपेयर के इसके ऊपर ये नहीं रिपेयर कर सकता। रिसर्फेसिंग वुड फेल टू रिस्टोर द मटेरियल दैट हैज बीन चिप्ड अवे नियर द मीटरिंग नोचेज। मीटरिंग नोचेज के नजदीक में। राइट साइड प्लेट इज फॉर कंपेरिजन इट इन गुड कंडीशन, ये इसके कंपेरिजन में गुड कंडीशन में है। Intra-vein pump support. The effects of the aeration are similar to the both inlet and outlet support. Inlet, outlet. Here we see the damage is due to collapse of air bubbles. The plate is also badly scored. Plate पे देख रहे हैं scoring mark सब दिख रहा है। Better to change this one. ये हम change नहीं use कर सकते। No significant damage. This outlet support plate does not show any significant wear and tear. After stoning to remove burrs, it is required to be installed. Outlet support plate है। Significant wear and tear after stoning, इसे stone करके इसको clear करके fine stone से इसको हम use कर सकते हैं। Vein pump का, ये vein है। ये देखिए vein frosting compared to the new vein. Bottom वाला new है, ये पुराना, ये frosting type का दिख रहा है। With the frosted look on a vein that has been subjected to fluid contamination. Fluid contamination से ऐसा हुआ है। The cartridge should be replaced. cartridge को replace करना है। टिप वेयर देखिए नया है, ये इससे डैमेज है और इससे ज्यादा डैमेज है। The vein on the left is new and the one in the middle is worn down somewhat from contamination. The extreme wear seen on the vein is right by aeration. Similar damage can also be caused by fluid in poor or marginal condition. The cartridge should be replaced. इसमें cartridge को हटाना है, चेंज करना है, यूज नहीं होगा। अभी galled vein. This type of galling damage is symptomatic of over pressure or over temperature. देख रहे हैं ये। This indicates cartridge damage beyond repair. इसको भी चेंज करना है। Vein pump camring, अब ये camring है। The ripple marks are due to cavitation, aeration or contamination. कोई भी रीजन होता है। These marks may vary from minor to severe. Mild ripples between 0.02 से 0.04 mm deep can be polished out of इसको and reused. अगर 0.02 से 0.04 तक है मेजर करना में तो इसको पॉलिश करके हम यूज कर सकते हैं। Always polished in the इसके डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में करना है। Heavy ripples required expert advice. ज्यादा अगर है तो एक्सपर्ट का एडवाइस लेना पड़ेगा। Camering can also crack और ब्रेक एट weakest part. जहाँ सबसे पतला है पे क्रैक भी हो सकता है, टूट सकता है। ड्यू टू हेवी प्रेशर सर्ज बियॉन्ड द पंप स्पेसिफिकेशन। अगर पंप स्पेसिफिकेशन ज्यादा हेवी सर्ज रहेगा तब। हीट चेक सरफेस, दिस इंडिकेट्स one or more system problems including an aerated inlet, excessive temperature or marginal fluid quality. Camring should be replaced. इस टाइप का डैमेज है तो कैमरिंग आपको रिप्लेस करना है। Severe damage due to high temperature, it is a discoloring of the camring and when tips fused. और फ्यूज हो गया तो इस टाइप का डैमेज आएगा, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। कंपेरिजन ऑफ टू फेल्ड कैम रिंग्स, लेफ्ट साइड कैम इज माइल्ड रिपलिंग एंड कैन बी रिपॉलिश्ड एंड रीयूज्ड। यूज कर सकते हैं। द राइट साइड ऑफ द डिकम्पोज बैडली फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड शोज एविडेंस ऑफ पंप फेल्योर, इट शुड बी रिप्लेस्ड। देख रहे हैं कितना डिप है, ये तो हल्का सा है, ये बहुत ज्यादा डिप है, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। रोटर स्मीयर, ए रोटर इज द कंडीशन इन ए साइन ऑफ ओवर प्रेशर ऑफ लोड इनलेट प्रेशर, दिट cartridge शुड बी रिप्लेस्ड। स्मीयर फेल्योर है, इसको भी हमको रिप्लेस ही करना है। टिपिकल डैमेज, सीजियर टाइप डैमेज ड्यू टू कंटामिनेशन, ड्राई रन, lack of lubricity in the fluid, सब प्रॉब्लम है। डैमेज ड्यू टू कंटामिनेशन, ड्राई रन होने पे भी देख रहे हैं पूरा स्कोरिंग
कवरिंग मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट रगड़ दिया इसको। लैक ऑफ लुब्रिसिटी, लुब्रिसिटी नहीं होने से। इन फ्लूइड हाई सिस्टम टेम्परेचर, जैसे नहीं होने से टेम्परेचर बढ़ेगा और उसको टेम्परेचर इम्प्रॉपर क्लीयरेंस बिटवीन कैमरिंग एंड कैमरिंग और रोटर के बीच में क्लीयरेंस बराबर नहीं होने से, सब रीजन से ऐसा डैमेज होता है, इट कैन नॉट यूज। नॉर्मल डिस्कलरेशन है, नॉर्मल डिस्कलरेशन हुआ है, दिस फ्लेक्स प्लेट डिस्प्लेज अ टिपिकल अमाउंट ऑफ डिस्कलरेशन, नो इफेक्ट ऑन पंप ऑपरेशन, इसे पंप ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सीवियर एरिएशन डैमेज, एरिएशन डैमेज देख रहे हैं किस टाइप से हो रहा है ये, ड्यू टू कोलैप्स ऑफ एयर बबल्स एरिएशन, एरोशन इज मोर सीवियर सो कैन नॉट बी, एरोशन ज्यादा हुआ है तो इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। रिवर्केबल फ्लेक्स प्लेट, दिस रीजन इज लेस सीवियर, इट्स लेस सीवियर इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। डार्कनिंग एंड इरोजन ड्यू टू सिस्टम एक्सेसिव टेम्परेचर, आफ्टर द प्रॉब्लम हैज बीन करेक्टेड द इंटायर कार्ट्रिज शुड बी रिप्लेस्ड। देख रहे हैं इसको हमें पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये रहा वेन पंप के फेल्योर के बारे में। वेन पंप के एक शाफ्ट फेल्योर के बारे में भी मैं बता दूंगा, वो पिस्टन पंप और वेन पंप का इकट्ठे बता दूंगा शाफ्ट फेल्योर के रीजन। तो इसके साथ ही मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा पंप फेल्योर के रीजन और किस टाइप के फेल्योर के क्या रीजन है, इसके बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं क्या रीजन है और कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड ये लेक्चर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये देख के समझ में आ गया होगा पंप फेल्योर के रीजन क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पिस्टन पंप फेल्योर के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग को सपोर्ट के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये देख-देख के मजा आ रहा है, एटलीस्ट सीख रहे होंगे, हाइड्रोलिक्स सीख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।